अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि इतनी घुटन हो गई है पूरे सिस्टम के अंदर, चाहे वो सियासत के हवाले से बात कर लें या मईशत के हवाले से बात कर लें, इतनी ज्यादा सफोकेशन हो गई है कि एक खबर कि डार साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और आकर वजीर खजाना जो है वो बन जाएंगे और वजारत खजाना का कलमदान संभालेंगे। कुछ नहीं आज अपनी कैपिटल मार्केट्स उठा के देख लें, 550 पॉइंट जो है स्टॉक मार्केट बढ़ गई, डॉलर जो है वो नीचे आ गया तकरीबन। आप देख लें कि कल के हिसाब से जो क्लोजिंग आई है 237 रुपए की क्लोजिंग, 2 रुपए 65 पैसे आपकी इंटरबैंक के अंदर डॉलर गिर गया और ऑलमोस्ट इतनी ही कमी जो है 4-4.5 रुपए की ओपन मार्केट में भी कमी हुई। डार साहब आके ऐसी क्या जादू की छड़ी फेरेंगे? सारे के सारे जो इस वक्त मुश्किल फैसले हैं वो मिफ्ता इस्माइल के खाते में आ गए। पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो पार्टी का दांव पे लग गया। आवाम जो है वो महंगाई से उनकी कमर टूट कर रह गई है। ऐसे में डार साहब आके कितना बड़ा चेंज कर लेंगे, या फिर स्पेकुलेशन है हमारी मार्केट के अंदर? ये मार्केट के अंदर जो स्पेकुलेटर बैठे हुए हैं, जो छोटी सी मार्केट के अंदर कुछ भी उनको खबर चाहिए। देखें, आपकी मार्केट वन साइडेड मार्केट, किसी को भी रास नहीं आती। कम से कम जो ब्रोकर्स हैं, जो इस काम के करने वाले हैं, क्योंकि उनका कमीशन बनता है बाइंग सेलिंग के ऊपर से, यानी जितनी छोटी ऊपर नीचे की मूव होंगी उतना ही उनका पैसा बनेगा। तो ये बातें कुछ और की जाती हैं, होता कुछ और है। एनीवे, डार साहब को कितना वार्म वेलकम किया इस मार्केट ने, कैपिटल मार्केट्स ने, इसके ऊपर जरा बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है जफर पराचा साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ई कैप के एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपका। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, ऐसा क्या हो गया कि एक इस खबर ने ही मार्केट को जो है वो एकदम ऐसा वार्म वेलकम दे दिया कि डार साहब आएंगे तो बिल्कुल सब तमाम मामला सही हो जाएंगे? देखिए जनाब, जैसा भी आपने फरमाया कि बहुत लिमिटेड मार्केट है, छोटी मार्केट है, और क्योंकि इतनी ऊपर ज्यादा जा चुकी थी कि अब हमको कोई एक खुशी की खबर छोटी सी भी हमारे लिए बहुत बड़ी साबित हुई, और हमने सोचा कि शायद ये डूबते को तिनके का सहारा है। ओवर हीटेड है मार्केट इस वक्त। ओवर हीटेड है। तो मतलब डॉलर के हवाले से जी बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं कि रुपया हमारा अंडर वैल्यूड है। जी बिल्कुल, रुपया हमारा अंडर वैल्यू है और डॉलर जो है ना वो ओवर वैल्यू है। और उस हमको एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण नजर आई। तो आज मार्केट में खासतौर पर स्टॉक ने तो सुबह से ही पॉजिटिव मूव किया और डॉलर ने भी गिरना शुरू हो गया। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि वेलकम तो है, लेकिन कहीं हमको ये भी देखना होगा कि ये स्पेकुलेशन ना हो, कि जो लोग पैसे बनाने वाले हैं वो ये ना हो कि आज इसको नीचे ले आए और कल ऊपर ले आए। तो हमको इसके ऊपर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि पिछले दिनों हमने ये देखा कि जो मार्केट को जिस तरह रुपया को सीसा बनाया गया, जितना उसके अंदर कमजोरी लाई गई, इतना ज्यादा रुपया हमारा वीक नहीं है। जो हमारे फाइनेंशियल फंडामेंटल्स कहते हैं उसके हिसाब से डॉलर इस वक्त मैक्सिमम 200 रुपए पे होना चाहिए। जो आपकी रील भी आपका यही कहता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आपका यही कहता है इस वक्त? जी ठीक है। और दूसरा, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो ये डॉलर का रेट 160-70 से ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि अगर हमने IMF के साथ कोई ऐसी कंडीशंस तय की हुई हैं, उसमें हमको टारगेट दिया हुआ है कि आपने इसको 200 या 250 पे रखना है, वो एक दीगर बात है। फिर थोड़ा सा जो स्पेकुलेटर्स हैं, जो पिछले दिनों बैंक्स ने काम किया बहुत ज्यादा डिफरेंस से, यानी कि 15 रुपए के डिफरेंस से काम किया, वो फिर उनको एक और इस बहाना मिल गया, ये जो हमारे यहाँ सैलाब आया कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर कि जी हमको तकरीबन $30 बिलियन का नुकसान हुआ है। तो ये वक्त था कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते, बजाय कमाने के पीछे जाते, थोड़ा कमा लेते। मैं कुर्बानी देने की बात नहीं कर रहा, कुर्बानी तो खाली फौज देती है, जानों को नजराना। जैसे आज भी हमने देखा हमारे यहाँ एक हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ, मुसलसल हर हफ्ते कोई ना कोई खबर आती रहती है कि जो हमारे टेररिस्ट हैं और लोग हैं, तो हमारा भी कुछ रोल बनता है कि हम भी कुछ। बट सर, अगर हम ये कर लें तो फिर प्रॉफिट कहाँ कमाएंगे? अनफॉर्चुनेटली अभी देखें ना, स्टेट बैंक ने 8 बैंकों को शो कॉज नोटिस दिए हैं, ठीक, सेंट्रल बैंक उनको दे रहा है। बात सारी ये है कि छोटी सी आपकी मार्केट है, इस मार्केट के अंदर आज भी खबर अगर हम देखें डार साहब के हवाले से, अच्छा चलें ये मुझे बताइए कि कितना फर्क है। डार साहब जब गए थे, क्योंकि उनके ऊपर ये कहा जाता है कि जनाब वो ओपन मार्केट से उन्होंने डॉलर खरीदे, फिर डॉलर का उन्होंने रिजर्व मेंटेन किए, आर्टिफिशियली उन्होंने रुपये को स्ट्रेंथन रखा। क्या मुमकिन होगा ऐसा?
دیکھیے بات یہ ہے، اب جب ڈار صاحب گئے تھے اب میں اور اس وقت میں بہت فرق ہے. ان کو جو بہت بڑی واس فیلڈ نہیں ملنے کے لیے، کیونکہ اب آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق جو ہے آپ اوپن مارکیٹ سے ڈالر نہیں خرید سکتے، آپ اپنا ڈالر کا ریٹ فکس نہیں کر سکتے، آپ کو ریر جو اس وقت ہم ریئل ایکسچینج افیکٹو ٹائم کے تحت چل رہے ہیں اس کے اوپر چلنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک جو ہے نا اب ڈائریکٹ وزارت خزانہ کے کنٹرول میں نہیں ہے. نہیں، ماضی میں تو ہم نے یہاں تک دیکھا، ایون مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے پروگرام میں بڑا ایک مطلب کرٹیسائز بھی کیا تھا کہ بینگ فائنانس منسٹر ڈار صاحب جو ہے کسی پبلک گیدرنگ میں یا میڈیا سے انٹریکشن میں کامنٹ کر رہے تھے آپ کے مانیٹری پالیسی کے حوالے سے، ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے، کہ ہم چینج نہیں کر رہے ہیں مانیٹری پالیسی میں، آپ جو ہے وہ شرح سود جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا رہی. تو اس کے بعد کرٹیسائز بھی ہوا کہ یہ تو خالصتاً اسٹیٹ بینک، گورنر اسٹیٹ بینک کا ڈومین ہے، یہ تو آپ کا ہے ہی نہیں. ایک زمانے میں تو اتنا ہوا کرتا تھا. جی میں وہی کہنا چاہوں گا کہ پہلے جو تھا پولیٹیکلی انفلوئنس تھا اسٹیٹ بینک، اسی لیے اب جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز ہیں یا دوسرے ادارے ہیں انہوں نے اس کو انڈیپینڈنٹ کروایا ہم کو شرط عائد کر کے اسٹیٹ بینک کو کہ یہ ان کا کام ہے، آپ اپنا کام کریں اور جو اسٹیٹ بینک کا کام ہے ان کو کرنے دیں، تاکہ اسٹیٹ بینک انفلوئنس نہ ہو پولیٹیکلی بھی اور دوسرے بھی جو اگر کسی کے اپنے ذاتی مقاصد ہیں اس کے لیے بھی. تو یہ ایک بہتر رہے گا لانگ ٹرم میں. لیکن ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا اکنامی کا سائز اتنا بڑا ہے کہ ہم انٹرنیشنل رولز کے مطابق ہم اس کو بالکل انڈیپینڈنٹ چھوڑ دیں. کیونکہ اب دیکھیے نا، اب یہ میں نے ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک اس دن آئے تھے پروگرام میں، ان سے بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب مارکیٹ میکینزم جو ہے وہ ڈٹرمائن کر رہی ہے ایکسچینج ریٹ. 239، 40، 47 کے اوپر ڈالر چلا گیا، پوری ملک کی اکانومی جو ہے وہ سلمپ ہو کے رہ گئی ہے، ایسی کی تیسی ہو گئی ہے، اور آپ صرف یہ کہہ دیں کہ نہیں مارکیٹ فورسز ڈٹرمائن کر رہی ہیں. تو کون ہے وہ مارکیٹ فورسز جو ڈٹرمائن کر رہی ہیں؟ پیچھے سے آپ 8 بینکوں کو جو ہے وہ شو کاز نوٹسز بھی بھیج رہے ہیں. بہت وجہ کہا آپ نے. دیکھیے مارکیٹ فورسز ایکچوئل ہمارے یہاں ہر چیز میں مینوپولیشن ہے. یہ ہم نے جو دیکھا ہے 8 بینکوں کا نام آیا یا 10 بینکوں کا، یہ ساری مارکیٹ فورسز ٹوٹل وہی نہیں، انکلوڈنگ ایکسچینج کمپنیز. نہیں سر، میں ایکسچینج کمپنیز کو تو نہیں کہوں گا، نہیں وہ جو نوٹسز وغیرہ کیوں نہیں، اسٹیٹ بینک نے تو ایکشن لیا ہے نا ان کے اوپر، وہ تو ایک دو کے اوپر جو بی کیٹیگری آپ کی کہلاتی ہیں. لیکن انہوں نے وہ ریٹس کے اوپر نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ ان کے کنٹرول صحیح نہیں تھے اور ان کی کوئی جو سیلنگ بائنگ میں کوئی پرابلم تھی. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیے ایکسچینج کمپنیز جو ہے نا وہ تو ریٹ فالو کرتی ہیں انٹر بینک کا. اگر انٹر بینک اوپر ہوگا تو یہ اوپر جائیں گے اور انٹر بینک نیچے ہوگا تو ایکسچینج کمپنی نیچے جائے گی. جیسے آج کی مثال ہے، آج انٹر بینک تقریباً 2.5 سے 3 روپیہ کم ہوا ہے اور اوپن مارکیٹ 6.5 روپیہ کم ہوئی ہے. اور پچھلے دنوں جب زیادہ گیپ تھا اوپن مارکیٹ کا اور انٹر بینک کا تو ہماری ایسوسیشن نے خود اپنے پہ کیپ لگایا کہ ہم اس کو کیپ لگا کے ہم اس کو ڈفرنس کو کم کریں گے، اور الحمدللہ آج ہم کافی قریب پہنچ چکے ہیں. آلموسٹ کیونکہ پچھلے 1 سال سے ہم لوگ انٹر بینک سے نیچے جا رہے تھے اور ہم انٹر بینک کے اندر تقریباً 30 سے 35 ملین ڈالر روز کا ایکسٹرا دے رہے تھے، جو مارکیٹ اوپر ہونے سے ہم نہیں دے پا رہے. ہمارے لیے فائدہ مند یہ ہے، ملک کے لیے، اسٹیٹ بینک کے لیے، کہ ہماری جو اوپن مارکیٹ ہے وہ انٹر بینک سے نیچے رہے تاکہ ہم ان کو یہ دے سکیں زیادہ سے زیادہ ڈالر. اور ہم نے پچھلے دنوں کافی زیادہ انٹر بینک کے اندر ڈالر بیچے ہیں اور جو ہمارا اس وقت رول رہا ہے وہ بڑا پازیٹو رہا ہے. لیکن سر اب تو آپ کے بس سے بھی بات باہر نکل گئی نا. اب مثال کے طور پہ اگر آپ بات کریں آپ کے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے تھرو جو آن لائن پیمنٹس ہیں ان کا کوانٹم اتنا بڑھ گیا ہے کہ ڈالر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ یہ دبئی وغیرہ کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پہ 5,000 درہم میرے خیال سے انہوں نے مینڈیٹری کر دیا ہے. تو یہ ساری چیزوں کی ڈالر ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ لوگ بھی کہاں تک کیٹر کریں گے اسے؟ دیکھیے جناب بات یہ ہے، جہاں تک ڈیمانڈ کی بات ہے نا، ہمارے یہاں اوپن مارکیٹ میں اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے. ایک 5,000 درہم کا ایک مس کانسیپٹ ہے جو میں آپ کے ذریعے کلیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ صرف اور صرف وزٹرز کے لیے ہے. جو آپ کے جو ان کے پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں وہ ان کے لیے 5,000 نہیں چاہیے. اور پھر اگر ہم دیکھیں دبئی جو لوگ جاتے ہیں اس میں 80% لوگ
वो कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं, उनको भी 5,000 दिरहम नहीं चाहिए। अच्छा, तो मेरा कहना यह है कि जो 5,000 दिरहम की जो इन पे कंडीशन है विजिटर्स पे या टूरिस्ट पे, वो ऑलरेडी 25, 30, 40,000 दिरहम लेके जाती हैं। तो उसकी वजह से मेरे मुताबिक हमारी मार्केट में कोई इम्पैक्ट नहीं आया, और ओपन मार्केट में भी इतनी ज्यादा कोई डिमांड नहीं है सिवाय ग्रे मार्केट के। क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल्स इतने सख्त कर दिए हैं कि हमारे पास एक्सचेंज कंपनीज के पास जो आता है, हम उससे उसकी आइडेंटिफिकेशन लेते हैं, उसका KYC AML करते हैं, उसका सोर्स ऑफ फंड पूछते हैं, तो अब वो हमारे पास नहीं आता। तो अब जैसे जो कंडीशन ज्यादा लेकिन जितना ज्यादा आप स्ट्रिंजेंट करेंगे, जितना ज्यादा माइक्रो मैनेज करेंगे, या जितना ज्यादा आप टैक्सेशन बढ़ाएंगे, स्मगलिंग वगैरह उतनी ही, या ग्रे मार्केट उतनी ही बढ़ेगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि हमने ये देखा है कि जो ग्रे मार्केट है वो बहुत तेजी से ग्रो की है, और जो हमने 20, 25 साल, 30 साल की मेहनत के बाद जो स्टेट बैंक और हम मिलके स्टेट बैंक की अंडर गाइडेंस जो हम लोग इसको एक बैंकिंग चैनल में और एक लीगल चैनल में काम को लाए थे, वो पिछले चंद माह में बड़ी तेजी से निकला है। और खासतौर पे स्मगलिंग उरूज पे पहुंची, हवाला उरूज पे पहुंचा, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। बावजूद फैक्ट ऑफ की सारी चीजें हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बावजूद ये चीजें। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि देखिए जो यूरोपियन या अमेरिकन रूल्स हैं और जो हमारे हैं, हमारा उनका बड़ा फर्क है। हम उनसे बहुत पीछे हैं, तकरीबन 100 साल पीछे हैं। उनके हर शख्स कमाता है, हर शख्स टैक्स पे करता है, हर चीज लेजिटिमेट है। हमारे यहाँ एक आदमी के ऊपर 10-10 लोग, 8-8 लोग डिपेंडेंट हैं। फिर हमारे एक ट्रेडिशन है, अगर आप कराची से जितना बाहर जाते जाएंगे अप कंट्री, वहां पे ये ID कार्ड देना, ये बैंकिंग, ये आपके लेस होता चला जाएगा, और एक जगह आके तो सब कैश पे सारा काम हो रहा है। सही। तो जैसा कि स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट भी है कि इस वक्त बैंक्स में जो टोटल डिपॉजिट है वो 21 ट्रिलियन का है, और जो कैश जो हमारे यहाँ सर्कुलेट हो रहा है वो तकरीबन 19 ट्रिलियन है। नॉट जो सर्कुलेट हो रहा है वो 19 ट्रिलियन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये रुपीज है, ना इसमें फॉरेन करेंसी है, ना इसमें गोल्ड है, ना इसमें कमोडिटीज है, ना इसमें प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं है। तो इसका मकसद ये हुआ कि हमारी जो पैरेलल इकोनॉमी है वो 80% पे चली गई है। तो बजाय हम इस पे काम करते कि हम आहिस्ता आहिस्ता इसको कैटर करते, हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ आते, हमने और उनको प्रोमोट एक तरीके से नहीं करना चाहा, लेकिन हो गए अल्टीमेटली। अनजाने में हम लोग हेल्पफुल हो गए। अब जैसे हम एक्सचेंज कंपनीज पे इतनी पाबंदियां लगाई हैं हमने, उसकी वजह से हमारे पास काम कम होता जा रहा है और लोग ग्रे मार्केट में जाते जा रहे हैं। तो सर इसकी एक वाज़ेह मिसाल देखें ना, अगर आप बकरीद में जाएं और जो यहाँ पे सोराब गोट पे जो एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी होती है, वहां पे 15-15, 20-20, 50-50 लाख का जानवर है। कोई नहीं पूछता कि ये पैसा कहां से आया। हाँ, वहीं पर अंदर जो आपने ATMs भी लगा दिए, वहीं पे आपने मनी ट्रांसफर भी कर दिया है कि जनाब वो जो व्यापारी है पैसे लेके उसी वक्त सेम ट्रांजैक्शन हो जाए। आप फैसिलिटेट कर रहे हैं उस ग्रे इकोनॉमी को अपनी टेक्नोलॉजी से, रादर के आप FBR के लोगों को बिठाते, वहां पता चलता कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये जो 50 लाख का जानवर लिया है ये कहां से लिया है जी, और वो रिकॉर्ड पे है, वो बड़े फखरिया बता रहे होते हैं टीवी पे, ये इतने का है, ये इतने का, या मैंने इतने का लिया है। आपकी बात बिल्कुल बचा है कि हम लोग कहीं ना कहीं अनजाने में जो है ना इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हमको ये अपनी पॉलिसीज को, अपने आप को सही तरह लाना पड़ेगा, और ये हमको लेजिटिमेट करना पड़ेगा सारा पैसा। देखिए अब आप जैसे आप देखिए हमारे टैक्स पेयर हैं, सिर्फ एक्चुअल 10-12 लोग हैं, वो भी ज्यादातर जो है ना ले दे के सैलरीड क्लास हैं, जिनको पैसे कट के मिलते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। अगर बाकी इतना पैसा आपके मुल्क में 4-5 करोड़ की बंगला नुमा गाड़ियां आम घूम रही हैं, तो आपने जो एक माहौल बना दिया है कि टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर, वो एक अजीब बात है। सर वो डार साहब जो एक झुंझुना देखे गए थे फाइलर नॉन फाइलर वाला, वो कौम आज तक बजा रही है, इस वक्त भी बजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आड़े आई। जफर फराज साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह।